मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 में हमने समझा था कि क्या होता है, कैसे प्रोसीड करते हैं। तो आपके पास कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल आता है। तो हम मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट में क्या सीख रहे हैं, वाई पी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हाउ टू। अब जो वाई पी था वो क्यू ऑफ एक्स के जो टर्म्स थे और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था उसके टर्म पर डिपेंड करता था वाई पी क्या आएगा। हमने केस 1 स्टडी किया था। केस 1 ये था कि अगर क्यू ऑफ एक्स और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पास कोई कॉमन टर्म ना हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आता है, ये केस स्टडी क्या है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में नेक्स्ट केस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट केस पर मूव करने के से पहले एक क्वेश्चन एज ए रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सोल्व d2y अपॉन dx2 प्लस 3 इंटू dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल्स टू साइन ऑफ x। ठीक है, बाय मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट ये आपको सोल्व करना है। तो अगर आप इसको सिम्बोलिकली लिखो, ये डी स्क्वायर बनना है प्लस ये 3d बन जाएगा प्लस यहाँ पर 2 और ये सब किस पर ऑपरेट हो जाएगा, y पर। ऐसे लिख सकते हैं इसको सिम्बोलिकली, इक्वल्स टू साइन ऑफ x। ठीक है, तो ये एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के सम के इक्वल आता है। और यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि कैपिटल डी स्टैंड फॉर डी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन से। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ डी मीन्स डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और तो इसको फैक्टराइज करेंगे, कितना आएगा, d प्लस 2 कोमा डी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास जो d की वैल्यू आएगी, रूट्स जो आएंगे -1 कोमा -2। तो रूट्स कैसे हैं, रियल है और डिफरेंट भी है। ये m1 है, ये m2 है। तो उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है आपका c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो किस पर डिपेंड करता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, साइन एक्स। अब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम देखते हैं, क्या कोई टर्म कॉमन है दोनों में, नहीं। यहाँ पर e टू द पावर -x साइन एक्स, कोई इसमें साइन एक्स का टर्म नहीं है और ना ही इसमें इस तरह का कोई टर्म नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू ऑफ एक्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हैज़ नो कॉमन टर्म। तो जब आपके पास कोई भी टर्म कॉमन नहीं आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल में, तो उस केस में जो आपका वाई पी होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो किसके इक्वल आता है, उस केस में पर्टिकुलर जो आता है लीनियर कॉम्बिनेशन आता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इन क्यू एक्स। जो क्यू एक्स के टर्म्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन उनके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव्स के साथ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इन क्यू एक्स एंड ऑल इट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव्स।
तो क्यू ऑफ एक्स के पास सिर्फ एक ही टर्म है, तो इस केस में जो वाई पी आएगा, वाई पी इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा। यही आता है, देखो जब भी साइन ए एक्स का टर्म होगा क्यू ऑफ एक्स में, तो उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव के साथ जो लीनियर कॉम्बिनेशन यही बनता है। जब आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो सिर्फ कोस एक्स आएगा, कोस एक्स करेंगे तो दोबारा से साइन एक्स आ जाता है। अब साइन एक्स ऑलरेडी यहीं पर है, यहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट लेते हैं, एक जैसे टर्म नहीं लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो ही टर्म आएंगे, तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप क्या देखते हो यहाँ पे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए डेरिवेटिव और जो क्यू ऑफ एक्स का टर्म्स है। ठीक है, तो साइन एक्स के और इसके जो डेरिवेटिव होंगे उनमें लीनियरली इंडिपेंडेंट दो ही टर्म होते हैं, साइन और कोस। फिर साइन कोस रिपीट हो जाते हैं तो इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं, तो इंडिपेंडेंट सिर्फ दो ही टर्म आएंगे, ये है ना। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है उसका लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव में सिर्फ यही आएगा, कोस एक्स। ठीक है, ओके, ये फर्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं। तो जो वाई पी होगा ये आ जाएगा। अब क्योंकि क्यू ऑफ एक्स के पास इस टर्म था, इस टर्म के लिए हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया। अब आपका काम होता है वाई पी की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब वाई पी भी एक सॉल्यूशन होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं अभी। तो वाई पी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं वाई पी डैश, तो ये हो जाएगा ए इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू साइन ऑफ एक्स। एक और बार अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई पी डबल डैश कितना हो जाएगा, माइनस ए साइन एक्स माइनस बी इंटू कोस ऑफ एक्स, है ना। अब ये तीनों वैल्यूज़ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये है ना। तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है वाई डबल डैश प्लस थ्री वाई डैश प्लस टू वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स, ये है। अब क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल भी क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, तो y इक्वल्स टू वाई पी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा कि नहीं। तो y इक्वल्स टू वाई पी भी क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई। तो जहाँ पर y है वहाँ पर वाई पी पुट आउट कर देते हैं, वाई पी डबल डैश आएगा, वैल्यू पुट आउट कर देते हैं डायरेक्ट, इसको सेटिस्फाई कराते हैं। कितनी आएगी वाई पी डबल डैश की वैल्यू, माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स, ओके, प्लस थ्री वाई प्लस थ्री की मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई पी डैश में डायरेक्ट, तो थ्री ए कोस एक्स माइनस थ्री बी साइन एक्स, यही आएगा, प्लस टू वाई, यानी कि टू वाई ऑफ पी। ठीक है ना, वाई की जगह हम क्या पुट आउट कर रहे हैं, वाई पी सेटिस्फाई करा रहे हैं इसको, तो टू की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें डायरेक्ट, प्लस टू ए साइन एक्स प्लस टू बी कॉस ऑफ एक्स, ये वैल्यू पुट आउट कर दी, इक्वल्स टू कितना है, साइन एक्स। अब जो साइन के कोफिशिएंट है उनको एक साथ लिख देते हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस ए, बल्कि इसको डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर साइन एक्स कितना है, माइनस ए है, यहाँ पर साइन एक्स कितना है, टू है, तो प्लस का ए रह जाएगा यहाँ पर, ओके। और साइन एक्स यहाँ पर भी है, तो माइनस के थ्री बी इंटू साइन एक्स, यही आएंगे साइन एक्स के दो टर्म। बी कोस एक्स यहाँ पर भी है और टू बी कोस एक्स यहाँ पर है, तो पॉजिटिव बी कोस एक्स रह जाएगा, तो यानी कि बी, क्योंकि कोस एक्स आप ले रहे हैं कॉमन, और थ्री ए कोस एक्स यहाँ पर भी है, तो प्लस के थ्री ए कोस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। अब दोनों साइड के जो कोफिशिएंट हैं उनको इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स बोथ दी साइड, तो साइन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर है ये, और यहाँ पर साइन एक्स का कोफिशिएंट है वन, तो दैट मीन्स ए माइनस थ्री बी इक्वल्स टू वन। यहाँ पर कोस एक्स का कोफिशिएंट ये है और यहाँ पर कोस एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ज़ीरो,
तो इट मीन्स बी प्लस 3 है, यानी कि 3 है प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। तो 3 की अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा, पहले यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो गया दिस। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 और 10 ए इक्वल्स टू 1 प्लस 0 1। तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ गई है 1/10। ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट आउट कर देते हैं तो 1/10 माइनस 3b। बी किस किस के इक्वल है, बी डायरेक्ट -3 ए के इक्वल है ना, तो माइनस के 3/10 आ जाएगी बी की वैल्यू। तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -3/10। तो आपके पास a और b दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने ये माना था ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो यही आएगा। अब आपका काम जस्ट होता है a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना, ठीक है, जो आप कर चुके। a और b की वैल्यू है 1/10 माइनस 3/10। तो आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो कितना आ जाएगा, वाई पी इक्वल्स टू क्या माना था आपने, a इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस b इंटू कॉस ऑफ एक्स। ए और बी की वैल्यू जब आप पुट आउट करेंगे तो 1/10 तो आ जाएगा कॉमन, तो कितना रह जाएगा साइन एक्स माइनस के 3 कॉस एक्स, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया और जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका कितना आया था c1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c2 e टू द पावर माइनस के 2x, ये आया था। और पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका है ये 1/10 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक है। तो ये आपने एज ए रिवीजन कर लिया है। इसमें क्योंकि कौन सा केस बनना था, जब आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल में कोई भी टर्म कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और क्यू ऑफ एक्स में कोई भी टर्म कॉमन नहीं था। तो उस केस में आपको मालूम है कि जो वाई पी आता है ये आता है ना, वाई पी इस केस में आपका यह आ जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, जो क्यू ऑफ एक्स के टर्म्स हैं उनका उनके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव के साथ। तो अगर साइन एक्स है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ये बनता है डायरेक्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव के साथ। ये आप देख चुके, आपने टेबल भी एक की थी है ना, इस टेबल की मदद से भी आप देख सकते हैं सब। क्योंकि जब भी आपका एफ एक्स क्यू ऑफ एक्स जो आएगा ना, उसमें इसी टाइप के टर्म आएंगे हमेशा, इन्हीं टाइप के आएंगे। और ये एग्जाम्पल के थ्रू आप देख भी सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है कैसे आए हुए हैं। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं कब तक, जब तक लीनियरली इंडिपेंडेंट रहता है, फिर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं आप। ओके, अब केस सेकंड स्टडी करते हैं। ये तो आपने एज ए रिवीजन क्वेश्चन किया था। केस नंबर 2 क्या कहता है आपका, केस नंबर 2 ये कहता है अगर क्यू ऑफ एक्स when q of x contains a term, अगर q of x के पास एक ऐसा टर्म है विच इज किस टाइप का है टर्म, विच इज x टू द पावर k टाइम्स a term fx ऑफ वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यानी कि अगर क्यू ऑफ एक्स के पास एक ऐसा टर्म है जिसको आप किस फॉर्म में लिख पाओ, एक्स टू द पावर के इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स कहाँ एग्जिस्ट करता हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। वेयर के इज़ 0 और पॉजिटिव इंटीजर, के की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 0 और, वेयर के इज़ 0 और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। देन तब वाई पी क्या होगा उस केस में, पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके इक्वल आता है, देन वाई पी उस टर्म के लिए जो अगर क्यू ऑफ एक्स में एक ऐसा टर्म एग्जिस्ट कर जाए, कंटेन ए टर्म्स
जो x टू दी पावर k इंटू एफ ऑफ एक्स टाइम्स उसको आप लिख पाओ इंटू सी ऑफ एक्स। ठीक है, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए अगर आपको जो क्यू ऑफ एक्स में जो टर्म है उसको जी एक्स मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर क्यू ऑफ एक्स जो है उसमें एक ऐसा टर्म आ रहा है जी एक्स को आप किस फॉर्म में लिख पा रहे हो? अगर आप जी एक्स को ये क्यू ऑफ एक्स में एग्जिस्ट करना चाहिए और इसको हम लिख पा रहे हैं एक्स टू दी पावर के की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 इंटू एफ ऑफ एक्स, और एफ एक्स कहाँ एग्जिस्ट कर जाए? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। ठीक है, अगर क्यू ऑफ एक्स में एक ऐसा फंक्शन जी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसको आप इस फॉर्म में लिख पा रहे हो जहाँ पर एफ ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में एग्जिस्ट कर जाए इस फॉर्म में, के की वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है 0 1 2 3, तब उस केस में उस टर्म के लिए ये जो क्यू जी एक्स आया है, जी एक्स और एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस टर्म के लिए वाई पी क्या आएगा? ठीक है, ये देखना चाह रहे हैं हम। तो उस केस में जो वाई पी आएगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन किसका आएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स टू द पावर के प्लस वन, एक्स टू द पावर के प्लस वन इंटू एफ एक्स, ये एक फंक्शन आएगा ना। देखो इसके डेरिवेटिव आएंगे, कुछ लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव होंगे। मान लेते हैं ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स आ गया। ठीक है, और इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो वाई पी उस केस में ही आ जाएगा उस टर्म के लिए। ठीक है, अभी एग्जांपल से करेंगे अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वाई पी उस केस में क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स टू दी की पावर के प्लस वन इंटू एफ ऑफ एक्स एंड ऑल इट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव्स एंड इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन एंड ऑल इट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये आएगा इग्नोरिंग द कांस्टेंट, कांस्टेंट जो टर्म होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। अगर यहाँ पे 2 इंटू समथिंग आ गया तो उसको इग्नोर कर देते हैं। इन एडिशन क्यू ऑफ एक्स में अगर इस टाइप का कोई जी एक्स एग्जिस्ट कर जाए जिसको एक्स टू दी पावर के इंटू एफ ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में एग्जिस्ट कर जाए तो उसके लिए तो ये आएगा। उसमें जो वाई पी के लिए जो लीनियर कॉम्बिनेशन का टर्म आएगा ये आएगा। बट ऐसा भी तो केस वन भी तो एग्जिस्ट कर सकता है। क्यू ऑफ एक्स में मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, क्यू ऑफ एक्स में एक टर्म आ रहा है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर भी आ रहा है और भी टर्म है। इस टाइप का तो एक टर्म था अलग से और एक्स स्क्वायर भी आ रहा है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना ही कॉमन है और ना ही इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो इसको हम केस वन के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वही आएगा। ठीक है, और जो दूसरा टर्म एग्जिस्ट कर रहा था जो इसको सेटिस्फाई करता है उसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा ये। और अगर ये कॉमन ना हो और ना ही ये सेटिस्फाई हो रही हो, इस तरीके के एग्जिस्ट ना करता हो, तो उसके लिए केस वन ही अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। इन एडिशन क्यू एक्स कंटेंस अ टर्म, इन एडिशन क्यू ऑफ एक्स कंटेंस टर्म्स which correspond to case 1, which correspond to, इन इस मेथड को आप बेसिक से समझो तो आप वाई पी डायरेक्ट लिख पाओगे अगर आप इसको अच्छे से समझोगे। केस वन, देन द प्रॉपर टर्म्स रिक्वायर्ड बाय दिस केस, देन द प्रॉपर टर्म्स रिक्वायर्ड by this case must be included in YP.
ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इस कंप्लीट केस का क्या मतलब है। ठीक है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टर्म एंड ऑल इज लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स अगर एक्स टर्म केस वन के अकॉर्डिंग है। ऑल राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसके अकॉर्डिंग। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू ई टू दी पावर x बाय मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। ओके, तो सबसे पहले आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचाना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सिंबॉलिकली इस फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है आपको मालूम है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल आता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है आपकी? ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ डी मीन्स ये डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा? d माइनस 2 d माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है? 1,2। तो जो आपके रूट्स आए हैं वो कैसे हैं? रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। जब आपके रूट रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा? c1 e टू दी पावर m1 इंटू एक्स प्लस c2 इंटू ई टू दी पावर m2 एक्स। ये आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आपको ये मेथड अप्लाई करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और क्यू ऑफ एक्स को पहचानना पड़ता है। तो यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू ई टू दी पावर 2x। अब ये देखते हैं इनमें कोई टर्म कॉमन तो नहीं है, और या फिर सेकंड केस जो बनना है उस टर्म का तो नहीं है। सेकंड केस ये कहता है कि क्या क्यू ऑफ एक्स में कोई ऐसा टर्म है जी एक्स। केस सेकंड क्या कहता है? देखो एक्स स्क्वायर ये तो कॉमन नहीं है, यहाँ पर ई की एक्स भी कॉमन नहीं है। बट अगर यहाँ पर ई की पावर 2x है और यहाँ पर भी ई की पावर 2x है, ये कॉमन टर्म आ गया ना। या फिर आप इसको सेकंड केस, कॉमन अगर टर्म है दोनों में तो सेकंड केस ही बनता है। वो कैसे बनता है अभी देखते हैं। तो सेकंड केस ये कहता है अगर क्यू ऑफ एक्स के पास एक ऐसा फंक्शन, ये कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए? क्यू ऑफ एक्स में, जिसको आप एक्स टू दी पावर के इंटू एफ ऑफ एक्स लिख पाओ। और एफ ऑफ एक्स कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक्स स्क्वायर को तो इस कोई लेना देना नहीं है। बट यहाँ पर जो एक जैसे टर्म है देखो ये दोनों, क्या आप इस ये किसका टर्म है? क्यू ऑफ एक्स का। तो ये जो क्यू ऑफ एक्स का टर्म है ई टू दी पावर एक्स, इसको आप एक्स टू दी पावर 0 इंटू ई टू दी पावर 2x नहीं लिख सकते हैं देखो। और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है यहाँ पर, और ये जी ऑफ एक्स का काम कर रहा है। ये क्यू ऑफ एक्स में एग्जिस्ट करता है और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है देखो। तो कॉम्प्लीमेंट क्यू ऑफ एक्स के पास एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट हो गया जिसको आप इस फॉर्म में लिख पाओ। ये क्यू ऑफ एक्स के पास होना चाहिए और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पास। अगर क्यू ऑफ एक्स और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पास कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये क्यू ऑफ एक्स के पास, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पास, उसको इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं आप। ठीक है, एक्स टू दी पावर के, देखो के की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 ले ली तो 1 हो जाएगा। तो ये इक्वल आ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब इस टर्म के लिए, ये वाला जो क्यू ऑफ एक्स का टर्म है ना, इसके लिए जो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या आता है? इस टर्म के लिए जो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा वो किसके आएगा? एक्स टू दी पावर के प्लस 1 इंटू एफ एक्स जो फंक्शन आएगा उसका, उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये कॉमन है, ना ही इस फॉर्म में आप इसको लिख पा रहे हो। ठीक है ना।
तो देखो जो वाई पी आएगा पर्टिकुलर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वाई पी की वैल्यू कितनी आएगी, वाई पी की वैल्यू आएगी आपकी एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये तो केस वन ही बनना है ना, प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, इसके लिए तो एक्स स्क्वायर और उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव का लीनियर कॉम्बिनेशन यही बनेगा। अब इसको देखते हैं, ये क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा था केस वन को, तो जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन वाई पी में आएगा वो क्या आता है इस केस के अकॉर्डिंग, एक्स टू द पावर के प्लस वन इंटू एफ एक्स, और इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव का लीनियर कॉम्बिनेशन ये आता है। तो एक्स टू द पावर के प्लस वन, के की वैल्यू कितनी एग्जिस्ट कर गई, ज़ीरो, तो यानी कि ज़ीरो प्लस वन एक्स वन हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, ई टू द पावर टू एक्स। तो जब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे उसमें सेकंड टर्म आता है ई टू दी पावर टू एक्स आएगा, टेबल में भी देख सकते हैं। इसका जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना आप, तो उसमें क्या आएगा, ई एक्स ई टू दी पावर टू एक्स प्लस ई टू दी पावर टू एक्स का टर्म आएगा। अब एक्स ई टू दी पावर टू एक्स ऑलरेडी आ गया तो इसको रहने देंगे, तो कौन सा टर्म रह जाता है, सिर्फ ई टू दी पावर टू एक्स रह जाता है। तो ये जो टर्म था इसका इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव एक ही आएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ए प्लस बी लिख देते हैं। अब ए बी सी हम ऑलरेडी लिख चुके, तो डी इसके लिए क्या आ जाएगा, सेकंड रूल अप्लाई किया आपने, डी एक्स ई टू दी पावर टू एक्स और ई टू दी पावर टू एक्स। सेकेंड रूल यही तो कहता है कि एक्स टू दी पावर के प्लस वन इंटू एफ एक्स, और इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे केस वन में इन सब का लेते थे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अब ये देखो जो आपने ई टू दी पावर टू एक्स टर्म लिखा है ये ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आ गया। जब आप जनरल सॉल्यूशन में क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर आ गया। अब ये वाई सी में ई टू दी पावर टू एक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर गया, तो उसको वाई पी में नहीं लिखेंगे हम, तो यहाँ पे ये टर्म नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। जब भी आप वाई पी लिखोगे तो कोई ऐसा टर्म तो नहीं आ रहा है जो वाइप्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ऑलरेडी हो, तो सिर्फ और सिर्फ चार टर्म आएंगे ये पर्टिकुलर इंटीग्रल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और क्यू एफ, एक्स स्क्वायर का कोई मतलब नहीं था, केस वन बनना था, सिंपल था, कॉमन नहीं था, तो एक्स स्क्वायर के लिए आपने लीनियर कॉम्बिनेशन ये आ गया। अब ई टू दी पावर टू एक्स यहाँ पर भी है और ई टू दी पावर टू एक्स भी है, या तो आप इसको कॉमन कह दो या फिर ये फॉर्म भी बन रही है कि क्यू ऑफ एक्स के पास एक ऐसा टर्म एग्जिस्ट कर गया जी एक्स जिसको आप इस फॉर्म में लिख पाओ, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पास एफ एक्स और जी एक्स एग्जिस्ट कर गए, तो के की वैल्यू कितनी आ गई इस फॉर्म में अगर लिख पाओ आप, ज़ीरो। ठीक है, तो उस केस में इस टर्म के लिए जो क्यू ऑफ एक्स का ये वाला टर्म है क्या आता है, लीनियर कॉम्बिनेशन किसका आता है, एक्स टू दी पावर के प्लस वन इंटू एफ एक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव के साथ। देखो अगर एफ एक्स और जी एक्स एग्जिस्ट कर जाएँ जो इसको सेटिस्फाई करते हो इस इक्वेशन को, ठीक है, एफ एक्स और क्यू एफ एक्स और जी एक्स एग्जिस्ट कर जाएँ, तो इस टर्म के लिए जो क्यू ऑफ एक्स का ये टर्म है उसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन किसका आता है, एक्स टू दी पावर के प्लस वन इंटू एफ एक्स और इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, एफ एक्स कहाँ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, जी एक्स कहाँ एग्जिस्ट करता है क्यू ऑफ एक्स में। तो इस टर्म के लिए जब आपने इस टर्म का एक्स इंटू ई टू दी पावर टू एक्स बनना आता है, इसको देखा आपने, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में ई टू दी पावर टू एक्स भी आ रहा था, तो ई टू दी पावर टू एक्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुका था, तो आप इसको नहीं लेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो बनेगा क्यू ऑफ एक्स की मदद से आपका ये आएगा। ठीक है, इस टर्म को आप इन्वॉल्व नहीं करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, तो इसको आप डिलीट कर देते हो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं केस सेकंड कैसे लिखा है। अब आप क्या करोगे, वाई पी की वैल्यू अब आपके पास आ गई, अब वाई पी आप इसको सेटिस्फाई करा देते हैं, क्योंकि वाई पी भी क्या है एक सॉल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वाई पी डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार, टू ए एक्स प्लस बी, सी का कॉन्स्टेंट का ज़ीरो आ जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आएगा, एक्स टू एक्स ई टू दी पावर टू एक्स प्लस ई टू दी पावर टू एक्स, ये आएगा आपका एक डिफ्रेंशिएट करने पर। एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं वाई पी डबल डैश, तो यहाँ पर कितना आएगा टू ए, बी का ज़ीरो हो जाएगा, प्लस डी तो कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आएगा फोर एक्स ई टू दी पावर टू एक्स। ठीक है, तो ई टू दी पावर टू एक्स एज इट इज़
2e⁻²x एज इट इज़, और x का हो जाएगा 1। ठीक है, यही आएगा जब आप इसको आप क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 2e⁻²x आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हैं। अब ये क्या है, तीनों वैल्यूज़ कहाँ पुट आउट कर देते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3 इंटू 2 ये x है। अब y इक्वल्स टू वाई पी क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन होता है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब आप इसको क्या करा देते हैं, सेटिस्फाई, तो y की जगह वाई पी डबल डैश, यानी कि वाई पी डबल डैश की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट आउट कर रहा हूँ, कितनी आएगी 2a प्लस यहाँ पर e⁻²x कॉमन है ना, अगर आप ध्यान से देखो, है ना, ये आप d के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, कोई नहीं, तो जब आप d की मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4dx e⁻²x प्लस 2 और 2 4 e⁻²x, और उसमें d की मल्टीप्लाई भी होगी, तो ये हो जाएगा 4d e⁻²x माइनस 3y डैश, यानी कि 3yp डैश, तो माइनस थ्री की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें हैंड टू हैंड, तो ये हो जाएगा माइनस के 6ax माइनस के 3b, यही आएगा ना, और माइनस के 6d x e⁻²x, और यहाँ पर आएगा माइनस के 3d e⁻²x। ठीक है, ये आएगा आपके पास। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे अगर आप d किसको डिनोट कर रहा है, कैपिटल D यहाँ पे डिनोट करता है d/dx को, और हमने यहाँ पर भी कांस्टेंट d मान लिया, तो ये वाला d नहीं है, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, अगर आप इसको चाहो तो d डैश मान सकते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, d डैश, ठीक है ना, और यहाँ पर भी d डैश कांस्टेंट को आपने ये मान लिया। ठीक है, ओके, तो माइनस 3yp डैश, अब क्या है 2y, यानी कि 2 इंटू दिस, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, तो कितना आएगा 2ax² प्लस 2bx प्लस 2c प्लस 2d डैश x e⁻²x इक्वल्स टू, राइट साइड में कितना है 2x² प्लस 3 इंटू e⁻²x, ये आएगा कि नहीं, है ना। ऑल राइट, अब एक साथ लिख लेते हैं जो टर्म्स हैं, x e⁻²x के जो टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। x e⁻²x कहाँ पर है, यहाँ पर है 4d डैश, और कहाँ पर है x यहाँ पर है माइनस के 6d डैश, और कहाँ पर है x इंटू e⁻x का टर्म यहाँ पर है प्लस के 2d डैश, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, इसकी लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी वैसे। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गए सारे d डैश के टर्म, यहाँ से x e⁻²x माइनस के 6 है यहाँ पे प्लस के 4, तो माइनस के 2 बचेंगे और 2 यहाँ पे हैं पॉजिटिव, तो ये टर्म तो हो गए x dx के e⁻²x के कैंसिल आउट। अब ये देखो x² का टर्म्स कितने हैं, यहाँ पर कितना है x² का टर्म, ये है सिर्फ x² का एक ही टर्म है 2ax²। ठीक है, अब e⁻²x के टर्म देखो कहाँ कहाँ पर है, e⁻²x का टर्म एक ये है, प्लस के 4d डैश है और माइनस के 3d डैश है, तो यहाँ से एक d डैश रह जाएगा। ठीक है, तो आप जस्ट लिख लोगे d डैश, और कहाँ पर है e⁻²x का टर्म, एक ये टर्म था और एक ये, इसके अलावा तो कहीं नहीं है d डैश का टर्म e⁻²x का। ठीक है, अब जो x का कॉफी देखते हैं, x के कहाँ कहाँ पर है, ये माइनस के 6 है प्लस के 2b, तो x के दो ही टर्म थे, एक टर्म ये था और एक टर्म ये था। अब देखते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कितने हैं 2a माइनस 3b प्लस 2c, तो ये कांस्टेंट टर्म थे आपके 3, इक्वल्स टू कितना है 2x² प्लस 3 इंटू e⁻²x। अब क्या करोगे आप, कोफिशिएंट को इक्वेट कर दोगे दोनों साइड के, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट
ऑफ लाइक टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2, तो 2a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, तो दैट मीन्स a की वैल्यू आपकी आ गई है 1। और e टू दी पावर 2x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर है d डैश, और यहाँ पर कितना है 3, तो d डैश किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, तो d डैश जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू भी आ गई है। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है -6 है, 2b -6 है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 0 इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 3a, a की वैल्यू है 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू भी आ गई आपके पास। अब जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, और यहाँ पर कांस्टेंट 0 है, तो 2a -3b प्लस 2c इक्वल्स टू 0, 2 इंटू ए बी की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2, बी की वैल्यू 3 हो जाएगा 9 प्लस 2c इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2, ठीक है। तो आपने क्या किया a b और c की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है, और d की भी, d डैश की भी। अब आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या था, ये था ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो आपका यही रहेगा। आपने क्या किया जस्ट ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट की, ए बी सी की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं। तो जो वाई पी था आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना था ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी ऑफ एक्स प्लस सी प्लस डी इंटू एक्स सी टू दी पावर 2x। ए की वैल्यू पुट आउट करेंगे, बी की वैल्यू पुट आउट करते हैं, सी की वैल्यू पुट आउट करते हैं, डी डैश की वैल्यू पुट आउट करते हैं 3x ई टू दी पावर 2x। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। तो कितना आ जाएगा c1, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना था c1 e की x, c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर 2x। पर्टिकुलर इंटीग्रल आया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x ई टू दी पावर 2x प्लस 7/2। तो ये क्या आ गया आपके पास रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इस मेथड से अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट से आपको सोल्व करना था। तो पहले आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला, और कॉम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर इंटीग्रल किस पर डिपेंड करता है पर्टिकुलर इस मेथड के अकॉर्डिंग इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो एक्स स्क्वायर तो देखो कोई कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर ना यहाँ पर है, कॉमन नहीं है, तो इसके लिए तो केस 1 अप्लाई हो जाएगा। वाई पी क्या आ जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ऑल इट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स स्क्वायर के लिए। बट जो क्यू ऑफ एक्स के पास एक ये ई टू दी पावर 2x टर्म था, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पास भी एक ऐसा टर्म था ई टू दी पावर 2x, उसको हम इस फॉर्म में लिख पा रहे थे जो केस सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा था। क्यू ऑफ एक्स के पास ये फंक्शन है जी एक्स ई टू दी पावर 2x एग्जिस्ट कर रहा था, जिसको हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं एक्स टू दी पावर क्या इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स कहाँ एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। तो उस टर्म के लिए यानी कि क्यू ऑफ एक्स का जो टर्म है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, उस टर्म के लिए जो लीनियर कॉम्बिनेशन आता है वो क्या आता है एक्स टू दी पावर के प्लस 1 इंटू एफ एक्स, और इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव का लीनियर कॉम्बिनेशन आता है। तो एक्स टू दी पावर के प्लस 1 इंटू एफ एक्स बनना आता है एक्स ई टू दी पावर 2x, तो इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव में ई टू दी पावर 2x भी तो आएगा, बट ई टू दी पावर 2x ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में है। इसका खास ख्याल रखना है कि आप पर्टिकुलर इंटीग्रल में कोई ऐसा टर्म तो ऐड नहीं कर रहे हैं जो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आ चुका। तो आप क्या करते थे, ये जो टर्म आया था एक्स टू दी पावर के प्लस 1 इंटू एफ एक्स, इसका इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं इस सेकंड रूल के अकॉर्डिंग, बट उसमें ई टू दी पावर 2x भी आएगा जब इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ई टू दी पावर 2x भी आना चाहिए था, बट ई टू दी पावर 2x ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आ चुका,
तो इस वजह से आप उसको पर्टिकुलर इंटीग्रल में ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही रहने देंगे। ठीक है, तो इस सेकंड रूल के अकॉर्डिंग आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया ये। ठीक है, अब आपका काम होता है इसको इक्वेशन से सेटिस्फाई करा देते हैं, वहाँ से जो कोफिशिएंट हैं आपके ए बी सी डी डैश उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं आप। ठीक है, तो आपने एक बार डेरिवेटिव किया, 2 बार किया और इक्वेशन को सेटिस्फाई कराया और कोफिशिएंट को आपने इक्वल पुट आउट करने पर ए बी सी की वैल्यू सिंप्लीफाई की, ए बी सी डी डैश की वैल्यू वाई पी में पुट आउट किया एंड यू गॉट दी आंसर। एक और एग्जांपल करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन है आपका सोल्व डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स ई टू दी पावर 2x प्लस साइन ऑफ x बाय किस मेथड से करना है, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। तो देखो किस फॉर्म में दी हुई है ऑलरेडी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और सिंबॉलिकली इसी फॉर्म में गिवन है। तो आपको मालूम है इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल आता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप कैसे फाइंड आउट करते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0, यानी कि डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और इसको फैक्टराइज करेंगे कितना आएगा, d माइनस 2 कोमा d माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपके जो रूट्स आएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो 1 कोमा 2 आएंगे। तो आपने रूट्स को पहचाना रियल है और डिफरेंट भी है। जब आपके रूट रियल और डिफरेंट होते हैं तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आता है, c1 e टू दी पावर m1x प्लस c2 e टू दी पावर m2x। ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, अब आप इस मेथड के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो क्यू ऑफ एक्स और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो आप क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू भी लिख लेते हैं। क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स ई टू दी पावर 2x प्लस के साइन ऑफ x। ठीक है, अब हम देखेंगे वाई पी क्या आएगा। देखो साइन एक्स, यहाँ पर तो कोई टर्म नहीं है ना साइन एक्स, तो इसके लिए जो वाई पी में लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा वो तो केस 1 के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि ए साइन एक्स। वाई पी जो होता है, जो क्यू ऑफ एक्स के टर्म होते हैं ना उनका लीनियर कॉम्बिनेशन आता है। अब आपने केस 1 केस 2 पढ़ चुके, तो केस 1 साइन एक्स के अगर आपने देखा साइन एक्स यहाँ तो नहीं है ना, साइन एक्स कॉमन नहीं है दोनों में, ना ही सेकंड फॉर्म बन रही है साइन एक्स के लिए। तो साइन एक्स के लिए जो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा वो तो ए साइन एक्स प्लस बी इंटू कोस एक्स आ जाएगा। अब ध्यान से देखो क्यू ऑफ एक्स में एक ऐसा टर्म एग्जिस्ट कर रहा है जिसको एक्स टू दी पावर के इंटू फंक्शन सम फंक्शन इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख पाए। अगर आप इसको ध्यान से देखो क्यू ऑफ एक्स में एक्स ई टू दी एक्स इंटू ये क्या है, क्यू ऑफ एक्स का ये जो टर्म है एक्स ई टू दी पावर 2x, इसको जी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, क्यू ऑफ एक्स में एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम एक्स टू दी पावर के और इंटू ई टू दी पावर 2x, ये एफ एक्स है ना, इसको एफ एक्स मान लेते हैं। ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू हम ले सकते हैं 1। तो ध्यान से देखो आप क्यू ऑफ एक्स में ये जो टर्म था इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, हम किस फॉर्म में, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर के इंटू एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास जी एक्स और एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्यू ऑफ एक्स में एग्जिस्ट कर रहा है और ये एफ एक्स में। तो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स के पास एक ऐसा टर्म था जिसको आप इस फॉर्म में लिख पा रहे हो, और एफ एक्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। देखो ई टू दी पावर, देखो दोनों इक्वल है ना, लिख सकते हैं। तो ये एक्स टू दी पावर के की वैल्यू इस केस में हमारी कितनी मिल गई आपको, 1। तो इस केस में जो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा इस टर्म के लिए, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आएगा, एक्स टू दी पावर के प्लस 1 इंटू एफ एक्स और इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव का लीनियर कॉम्बिनेशन। के की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1।
ठीक है, के की वैल्यू कितनी एग्जिस्ट कर गई 1, तो 1 + 1 2, तो यानी कि एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है e⁻²x। ठीक है, अभी आपको ये हो सकता है टफ लग रहा हो या लेंथी लग रहा हो, बट एक बार आप इसको सीख लोगे तो आप वाई पी क्यू ऑफ एक्स को पहचान कर डायरेक्ट लिख पाओगे। ठीक है, तो जो क्यू ऑफ एक्स का ये टर्म था, इसके लिए जो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा इसका आना चाहिए। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आएगा, टेबल के अनुसार भी आप देख सकते हैं e⁻a x² प्लस बी एक्स e⁻²x प्लस सी e⁻²x। इस फंक्शन का जो लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव आएंगे ये दो आएंगे, और इन तीनों का क्या हो जाएगा, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन, ये आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, अब ए बी हम यूज़ कर चुके हैं यहाँ पे, तो सी डी ई मान लेंगे, कोई नहीं। बट हमें ये देखना है, आपने जो वाई पी माना है, ये वाई पी इस टर्म के लिए जो वाई पी में इसको ऐड करोगे, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कोई ऐसा टर्म तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ऑलरेडी। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये e⁻²x ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में है, तो उस केस में इसको नहीं लेंगे। भाई इस टर्म के लिए जो वाई पी में हम ऐड करेंगे, वो क्या ऐड करेंगे, इस टर्म के लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आपने फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, ये बनता है। बट आपने देखा ये टर्म ऑलरेडी कहाँ है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसको टर्म को नहीं लेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ इस टर्म के लिए यही लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो गया, ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। तो ये आ जाएगा x² इंटू e⁻²x। तो हमने क्या किया, इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, जो कि आया है आपका x² e⁻²x x e⁻²x। तो इस टर्म के लिए इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। तो इस टर्म के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, इसके लीनियर इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव के साथ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस ए बी यूज़ कर चुके हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा c² e⁻² प्लस डी एक्स e⁻²x। इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव में e⁻² भी आएगा, e इंटू e⁻²x, बट e⁻² ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आ गया, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो अब वाई पी आपका ये रहेगा। ठीक है, वाई पी आएगा आपका ये। अब आपका काम क्या रहेगा, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है ना, ओके। डी की जगह अगेन डी डैश कंसिडर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप वाई पी डैश की वैल्यू निकालोगे और वाई पी डबल डैश की वैल्यू निकालोगे। ये तीनों वैल्यूज़ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट आउट करोगे, तो वहाँ से आपको जो ए बी सी की वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू आएगी हाफ, नहीं सॉरी, साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू आएगी 1/10, ए की वैल्यू आएगी 1/10, और जो बी है, बी की वैल्यू आएगी 3/10, और जो सी है आपका, सी की वैल्यू आएगी हाफ, और जो डी डैश है, x इंटू e⁻²x का कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू आएगी -1। ठीक है, जब आप ये सब कार्य करोगे, ये करना है आपको खुद, इसका डेरिवेटिव निकालो, 2 बार डेरिवेटिव, इक्वेशन को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओ, इक्वेशन कोफिशिएंट को इक्वल पुट आउट करो, तो ये आएगी। तो इसका मतलब आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ जाएगा, वाई पी ए बी सी की वैल्यू पुट आउट कर देंगे, तो वाई पी इक्वल्स टू ए साइन एक्स 1/10 इंटू साइन एक्स प्लस बी की वैल्यू 3/10 इंटू कोस ऑफ एक्स, सी की वैल्यू हाफ x² e⁻²x/2, डी डैश की वैल्यू -x e⁻²x, ये आ गया। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम, दोनों को ऐड करके लिख दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट से सोल्व करना था, तो पहले आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला,
अब इस मेथड के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और क्यू ऑफ एक्स की टर्म को पहचानना पड़ता है। तो जब हमने देखा क्यू ऑफ एक्स और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में एक ऐसे टर्म एग्जिस्ट जी एक्स और एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहे थे जो इस फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं, के की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 1। देखो ये जो क्यू ऑफ एक्स का टर्म था एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, उसको हम किस फॉर्म में लिख पा रहे थे, एक्स टू द पावर के इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। तो हमें जब हम इन दोनों को हमने देखा तो एफ एक्स और जी एक्स एग्जिस्ट कर गए जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो उस केस में इस टर्म के लिए जो इस तरीके से बिहेव करते हैं, उस टर्म के लिए जो लीनियर कॉम्बिनेशन आता है वो एक्स टू द पावर के प्लस 1 इंटू एफ एक्स और इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव का लीनियर कॉम्बिनेशन आता है। जब हमने एक्स टू द पावर के प्लस 1 इंटू एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की तो ये आई, और आपको मालूम है टेबल में भी आप दे सकते हैं जो पीछे दी हुई है, इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव का लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 2x, फिर एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x, फिर ई टू दी पावर 2x भी आता है। बट हमने ई टू दी पावर 2x को क्यों नहीं ऐड किया है पर्टिकुलर में, क्योंकि ई टू दी पावर 2x का टर्म ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आ चुका है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वाई पी की वैल्यू फाइंड आउट करना क्या आएगी, ठीक है। और साइन एक्स का जो टर्म था वो कॉमन भी नहीं था और इस फॉर्म को सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा था, तो साइन एक्स के लिए केस 1 हो गया। साइन एक्स के लिए इसके लीनियर इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव का लीनियर कॉम्बिनेशन आपको मालूम है, यह आता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। इस टर्म के लिए यह आ गया, इस सेकेंड टर्म इसको सेटिस्फाई कर रहा था तो उसके लिए आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल में ये पार्ट आ गया। और भी एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पी आई ऐसे निकालते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे तो वाई पी डैश निकालेंगे, ये आपको खुद करना है। वाई पी डैश की वैल्यू निकालना, वाई पी डबल डैश डिफरेंशिएट 2 बार, फिर ये तीनों वैल्यूज़ वाई पी डैश वाई पी इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे। तो वहाँ से आपको ए बी सी और डी डैश की वैल्यू मिल जाएगी। दोबारा से इस इक्वेशन में पुट आउट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। और आपको मालूम है जनरल सॉल्यूशन इन दोनों के सम के इक्वल आता है, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल में डायरेक्ट लिख रहा हूँ वाई पी की वैल्यूज में क्या आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, देखो वाई डबल डैश क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, वाई डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस, आपको कंप्लीट सोल्व करना है, मैं हिंट दे रहा हूँ, 12 ई टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x। जब आप यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे कितना आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा c1 ई टू दी पावर 2x इंटू कोस 3x प्लस c2 ई टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x। और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 12 ई टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x। अब देखो क्यू ऑफ एक्स में एक ही टर्म है तो जो वाई पी आएगा, और यहाँ पर भी है देखो ये एक टर्म, यहाँ पर भी सेम टर्म आ गया। जब सेम टर्म आ जाता है ना तो जाहिर सी बात है एक्स के की वैल्यू कितनी एग्जिस्ट कर जाएगी, ये देखो ये जी एक्स का काम करता है, ये एफ एक्स का काम करता है, जी एक्स इक्वस टू एफ एक्स आ रहा है तो यानी कि कॉमन टर्म आ रहा है, तो के की वैल्यू उस केस में कितनी आ जाएगी, 0। ये केस बन जाता है यानी कि कॉमन टर्म आ रहा था देखो यहाँ पे, तो उस केस में के की वैल्यू हमेशा 0 आ जाएगी, यानी कि एफ एक्स इक्वस टू जी एक्स आ गए ना दोनों टर्म। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन आता है उसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, है ना, एक्स टू दी पावर के प्लस 1 इंटू एफ एक्स आता है ना भाई, यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स दोनों इक्वल आ रहे हैं, कॉमन टर्म आ रहा है, तो एक्स टू दी पावर 0 वर्क करेगा, यहाँ पर के की वैल्यू 0 आती है। और लीनियर कॉम्बिनेशन हम किसका लेते हैं, एक्स टू दी पावर के प्लस इंटू एफ एक्स, तो एक्स टू के की वैल्यू 0 तो एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स ये होता है आपका, कोई भी ले लो क्योंकि दोनों इक्वल है। तो जो कॉमन टर्म आता है उसके लिए जो लीनियर कॉम्बिनेशन आता है, ध्यान रखना जब भी कॉमन टर्म होगा कोई, ये टर्म कॉमन है देखो यहाँ पे, अगर आप इसको ध्यान से देखो इस टर्म को ई टू दी पावर 2x और ई टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x,
तो इस टर्म के लिए जो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा इसमें x की मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, x e टू द पावर 2x इंटू साइन 3x। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन किसका आएगा, इस टर्म का, इसमें x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू e टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x, ये बनेगा x से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। टेबल में देख लेना इसके, डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, x क्या आता है, x e टू दी पावर 2x, ये सॉरी x e टू दी पावर 2x, और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाता है a साइन 3x प्लस b इंटू कोस ऑफ 3x। ये जो टर्म आया था x e टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे एक बार, उसमें एक टर्म आएगा x e टू दी पावर 2x इंटू कोस 3x टाइप का भी आएगा, साइन वाला भी आएगा। फिर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऐसा ही टर्म आएगा। तो इसमें दो ही टर्म आते हैं, एक तो ये टर्म आता है और एक ये डिफरेंट अगर टर्म देखें हम, क्योंकि हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉम्बिनेशन बनाना होता है ना, तो दो ही डिफरेंट तरह के टर्म आएंगे हमेशा, एक इस टाइप का आएगा और एक इस टाइप का। तो इनका कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, a की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और b की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। अब x e टू दी पावर 2x यहाँ पर भी है, x e टू दी पावर 2x यहाँ पर भी है, तो x e टू दी पावर 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो a साइन 3x प्लस b कोस 3x बन जाता है। ठीक है भाई, हम किसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे थे, x e टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x। हालांकि ये टेबल में दिया हुआ है जनरल, अगर fx ये है, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसमें डिफ्रेंशिएशन में एक कोस 3x x इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू कोस 3x का टर्म भी आएगा, और भी आएंगे प्लस समथिंग। ठीक है, बट वो डिफरेंट नहीं होंगे, साइन x की फॉर्म में ही आएंगे वो। ठीक है, तो जो डिफरेंट टर्म आएंगे सिर्फ और सिर्फ दो ही बनेंगे आपके, ये आएगा और एक ही आएगा। आप लीनियरली इंडिपेंडेंट लेते हो ना, तो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, जितने भी टर्म लोगे आप उनका लीनियर कॉम्बिनेशन a इंटू दिस प्लस दोनों को ऐड कर देंगे, तो यही फॉर्म बनती है। आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ओके, तो आपका हो जाएगा आंसर ये इस केस में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना ज़रा, क्या आएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। इसके आगे आपको मालूम है वाई पी, आपके पास ये आ गया, वाई पी डैश निकालेंगे आप, वाई पी डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप, इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे आप। ठीक है, तो जो वाई पी की वैल्यू आएगी, आंसर चेक कर लेना आप लोग अपना, वाई पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2x e टू दी पावर 2x इंटू कोस ऑफ x 3x। ठीक है, वाई पी की वैल्यू आपकी ये आएगी, चेक कर लेना आप। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेंथी पड़ेगा, कैलकुलेशन है जस्ट। ठीक है, वाई पी डैश निकालोगे, डबल डैश इसमें सेटिस्फाई कराओगे, कोफिशेंट को इक्वल पुट आउट करोगे, तो बी की वैल्यू वहाँ से 0 मिलेगी आपको, ए की वैल्यू सॉरी, ए की वैल्यू 0 मिलेगी आपको, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -2 आ जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका ये फॉर्म का। ठीक है, और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या करते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। ठीक है, एक और एक क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, उसमें डायरेक्ट हिंट लिख लेंगे आप, क्या आएगी। क्वेश्चन है आपका y ट्रिपल डैश -6y डैश प्लस 12y डैश -8y इक्वल्स टू 12 e टू दी पावर 2x प्लस 27 इंटू ई टू दी पावर -x बाय मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशेंट। तो जब आप यहाँ से क्या फाइंड आउट करोगे, नहीं इसमें मल्टीपल रूट आएंगे, ये केस थर्ड बनेगा, इसको रहने देते हैं। ठीक है, ये केस थर्ड का केस बन जाएगा। ठीक है, इतना ही कर लेते हैं, ये काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में केस थर्ड स्टडी करेंगे, बाकी ये जो क्वेश्चन है इनको रिवाइज कर लेना ज़रूर। ठीक है, जब भी कॉमन, अगर कॉमन टर्म आता है, सिर्फ कॉमन टर्म के लिए अगर होता है f(x = gx) बन जाएगा, तो k की वैल्यू 0 आ जाती है उस केस में।
तो उस केस में जो लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे उस टर्म के लिए उसमें x की मल्टीप्लाई कर देना बस। और ये भी ध्यान रखना है पर्टिकुलर इंटीग्रल में एक ऐसा टर्म नहीं ऐड करेंगे जो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आ चुका। ठीक है। सेकंड एग्जांपल हमने देखा था, देखो जी एक्स क्यू ऑफ एक्स में एक ऐसा टर्म एग्जिस्ट कर रहा था जिसको एक्स टू दी पावर किया है इंटू एफ एक्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा था, ताकि इसको फॉर्म में लिख पाए। के की वैल्यू हमारी एग्जिस्ट कर रही थी 1। ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स में एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 2x, तो ये जो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 2x था, क्या आप इसको एक्स टू दी पावर 2 इंटू एफ एक्स नहीं लिख पाते? तब के की वैल्यू कितनी हो जाती? उस केस में के की वैल्यू कितनी हो जाती? 2, है ना। तो ये केस आपका तब भी यही बनता। अब यहाँ पर के की वैल्यू 1 बन रही थी आपने, सिंपल। ठीक है। तो क्यू ऑफ एक्स में एक ऐसा टर्म जी एक्स एग्जिस्ट कर रहा था और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में एफ एक्स, ताकि आप उसको इस फॉर्म में लिख पाए। तो उस केस में उस टर्म के लिए जो लीनियर कॉम्बिनेशन आता है वो ये आता है और इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव। ठीक है। ध्यान रखना वाई पी में ऐसा टर्म नहीं ऐड करेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुका हो। नेक्स्ट लेक्चर में जो है थर्ड केस स्टडी करेंगे।